हेलो दोस्तों, ब्रेन आइडिएशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं आज कि अगर आप किसी अनफॉर्चुनेट, किसी पैथेटिक सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं और आपको दूर दूर तक अंधकार दिखाई पड़ रहा है, आपको कहीं भी एक आपके आशा की किरण नहीं दिख रही है, आपको सक्सेस नहीं नज़र आ रही है, तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप एफ़र्ट लगाना छोड़ देंगे या आप अपने एफ़र्ट को कंटिन्यू रखेंगे? दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कहना बहुत आसान है कि हम अपने एफ़र्ट को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जब कोई करता है तब ही पता चलता है उसको कि इतना आसान नहीं होता है कंटिन्यूअस एफ़र्ट लगाना। लेकिन दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में सही बताएं तो आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है सिवाय आपको कंटिन्यूअस एफ़र्ट लगाते रहना है। वॉट एवर सिचुएशन इज़, वॉट एवर मीन्स यू हैव, एंड वॉट एवर कम्स इन योर वे, आपको करते ही जाना है। तो दोस्तों, ये कोट की बात करेंगे आज। बिल्कुल ये सटीक कोट है, उस पर कोट ऑफ द 20th सेंचुरी, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के एक ग्रेट लीडर की ये कोट है, विंस्टन चर्चिल जी की। दोस्तों, ये उस समय विंस्टन चर्चिल जी ने बोला था जब ब्रिटेन बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहा था वर्ल्ड वार 2 के दौरान। दोस्तों, उस समय की बात है जब ब्रिटेन पूरी तरीके से होपलेस हो गया था। उनके लोग, उनकी सेना सब होपलेस हो चुके थे। उनके सामने बिल्कुल अंधकार ही दिख रहा था। दोस्तों, उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिर्फ सरेंडर करने के हिटलर के सामने। दोस्तों, ये जो कोट है विंस्टन चर्चिल का, अगर इसमें देखें तो एक और कोट है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। अगर हम दोस्तों दोनों कोट को देखें तो दोनों कोट में कुछ ना कुछ समानता आपको लग रही है। इवन हम कह सकते हैं कि काफ़ी सिमिलरिटी है इसमें। दोस्तों, अगर हम पहले कोट का मतलब देखें, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, तो इसका मतलब यही समझ में आता है कि अगर आप किसी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ओके, इफ़ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन योर लाइफ, डोंट गिव अप, कभी गिव अप मत करो, बट कीप स्ट्रगलिंग, हमेशा आप अपना एफर्ट लगाते रहो, उस सिचुएशन से लड़ते रहो। डोंट लीव योर होप, कभी भी आशा को मत छोड़ो, आप कभी भी होपलेस मत हो। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर लोगे, ठीक है। यू विल कम आउट ऑफ द हेल, वॉट एवर हेल इज़ गोइंग, यू जस्ट कीप गोइंग, दैट इज़ व्हाट इट इज़ गिविंग। दोस्तों, अगर सेकेंड कोट की बात करें तो बेसिकली ये कोट भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ कह रहा, ये कह रहा है, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी कुछ है कि ब्रिटेन हारने वाला है, ठीक है, और जर्मनी जीतने के कगार पे है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, कि जर्मनी जो जीतने के कगार पे है या जीत चुका है जैसा मान रहा है वो, एक्चुअली वो फाइनल नहीं है। और जिस तरीके की सिचुएशन ब्रिटेन की है कि वो ऑलमोस्ट हार चुका है या हारने के कगार पे है, वो भी फाइनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ये केवल ये करेज भी बताएगा कि उस चीज़ को कंटिन्यू कौन रखता है। वेदर जर्मनी विल कंटिन्यू, अगर जर्मनी कंटिन्यू लड़ता रहता है तो वो जीत जाएगा, और अगर ब्रिटेन कंटिन्यूस लड़ता रहता है तो वो अपने आप को हारने नहीं देगा। तो ये विंस्टन चर्चिल का दोनों कोट आपको मैंने बताया, बहुत ही मोटिवेशनल कोट्स हैं दोस्तों। चलिए अभी हम इस कोट को आगे डिकोड करते हैं कि एक्चुअली में ये कब उन्होंने बोला था, क्या सिचुएशन थी और कैसा उस समय मनोदशा रही होगी लोगों की। तो दोस्तों, क्या है ना कि एक्चुअली एक सिचुएशन आती है वर्ल्ड वार में, ब्लिट्जक्रिग लाइटनिंग वार जिसे बोलते हैं। ब्लिट्जक्रिग एक जर्मन वर्ड है, लाइटनिंग वार एक इंग्लिश वर्ड है, इसका नाम है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है इंटेंस बम्बिंग बाई कंसनट्रेटेड वारफेयर। मतलब आपके सारे जो प्लेन्स हैं, बम्बिंग प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, आप उनको जो है ना बेसिकली एक साथ डिप्लॉय कर देने और करने के बाद आप एक पर्टिकुलर लोकेशन को आप पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हो। तो इस अगर वारफेयर की बात करें, इस स्ट्रेटजी की बात करें, बेसिकली ये नाजी की एक स्ट्रेटजी थी जिसमें क्या था कि इन्होंने इस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करके पोलैंड को, डेनमार्क को, नॉर्वे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, देन फ्रांस, यूगोस्लोविया, देन ग्रीस, इन सबको दोस्तों इन्होंने हराया था, ठीक है। अब इन सबको हराने के बाद बात करें फ्रांस की,
फ्रांस एक काफ़ी बड़ा कंट्री था उसके सामने, इसने फ्रांस को भी सरेंडर करवा दिया था 1940 की ड्यूरेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो अगर बात करें, इनके सामने कौन था सबसे बड़ा जो इनके एनिमी था, वो बेसिकली ये था जो ब्रिटेन, यूके। और ये यूके एक्चुअली अभी तक अफेक्टेड नहीं हुआ था। इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे देखिए एक सी है जो कि बेसिकली इंग्लिश चैनल यहाँ से गुजर रही है, इस सी से, नॉर्थ सी से, ठीक है, इसको कनेक्ट कर रहा है बेसिकली, नॉर्थ सी है और इंग्लिश चैनल ये है। तो ये सी की वजह से, क्योंकि लैंड रूट कुछ था नहीं, तो अब नंबर आया ब्रिटेन का। आप देख सकते हैं कि जर्मनी ये है, जर्मनी के सामने ये जितने इधर ये सब कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, ये देखो चेक रिपब्लिक, ऑल दिस कंट्री, ये सारे ये जर्मनी ने कवर कर लिए थे, सब कुछ इसके कवर में था। मतलब फ्रांस के जितने भी इसके एयरपोर्ट्स होंगे, फाइटिंग आर्टिलरीज, ऑल दीज थिंग्स जो भी थे, ये अब इस समय जर्मनी के कब्जे में थे। तो नेक्स्ट स्टेप था यूके को बेसिकली कैप्चर करना। तो दोस्तों क्या हुआ ऐसे में, सबसे पहले जर्मनी ने प्लान बनाया। उसने ये प्लान बनाया कि ब्रिटेन की नेवी को हराते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन की नेवी को हराने के लिए उसने एम्फीबियस वारफेयर स्ट्रेटजी अपनाई, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एम्फीबियस वारफेयर का मतलब है कि ये सबमरीन एंड इसके थ्रू जो है बेसिकली सी रूट के थ्रू अटैक करना, ठीक है। तो बट प्रॉब्लम क्या हुआ, और इस ऑपरेशन का नाम अगर बोलें दोस्तों, तो जर्मनी का ये जो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सी लायंस, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी थी ना, काफ़ी स्ट्रांग थी। बिकॉज ऑफ दिस रॉयल नेवी, ये जो जर्मनी था ये ब्रिटेन पे एक्चुअली गो अहेड नहीं कर पाया। बेसिकली वो इनके रॉयल नेवी को हरा नहीं पाए और उनको मुँह की खानी पड़ी। तो दोस्तों फिर जर्मनी का नेक्स्ट स्टेप था कि उसको एयर स्ट्राइक, एक ही ऑप्शन था, क्योंकि आपको दिखाया मैंने कि यहाँ पे कोई लैंड है नहीं। तो नेक्स्ट जो एयर स्ट्राइक था, इसको बेसिकली नाम दिया गया था ईगल डे डायरेक्टिव, ठीक है। ईगल डे डायरेक्टिव का मतलब यही था कि जर्मनी को अब केवल एयर स्ट्राइक पे फोकस करना है और मैसिव ब्लो आउट करना है ओवर द एयर बेसिस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। इसमें मेन टारगेट क्या थे, एयर बेसिस थे ब्रिटेन के। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये एयर बेसिस को टारगेट कर रहे थे और उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों ये काफ़ी दिन तक चलता रहा और इनके एयर बेसिस को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया जर्मनी ने। और जर्मनी दोस्तों ना, एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जब जर्मनी को काफ़ी सफलता मिल गई थी और जर्मनी ऑलमोस्ट जीत के कगार पे था। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अचानक से हिटलर की स्ट्रेटजी जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। हिटलर स्ट्रेटजी चेंज करता है और वो बोलता है कि नाउ स्टार्ट बॉम्बिंग ऑन सिविलियंस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो जर्मनी के प्लेन्स होते हैं, ये अब ओवरऑल ब्रिटेन में जो भी जैसे लंदन के जो भी सिटीज़ में सिविलियन जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे ये बॉम्बिंग स्टार्ट कर देते हैं। और सिविलियंस पे स्टार्ट करने के बाद ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ब्रिटेन एक ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेशन पाइड पाइपर। इसमें क्या करता है कि एक मैसिव इवैक्यूएशन प्लान बनाता है, बिकॉज सिविलियंस को बचाना सबसे पहला काम था ब्रिटेन का। तो ऐसे में क्या करते हैं कि सबसे पहले प्लान बनाते हैं जिसमें मेजॉरिटी ये चिल्ड्रंस पे फोकस करते हैं। और चिल्ड्रंस को क्या करते हैं दोस्तों, ये बेसिकली सिटी से गांव, जो गांव एरिया था इनका, विलेज एरिया था, वहाँ पे लेके जाते हैं। ऐसा बताया गया है कि इन्होंने 3 दिन में, विद इन 3 डेज में 1.5 मिलियन चिल्ड्रंस को इन्होंने शिफ्ट किया था, मतलब सिटी से विलेज में। आप देख सकते हैं कि ये भर भर के जा रहे हैं बच्चे, और इस तरीके से उन्होंने बंकर्स बना रखे थे स्टील के, उसमें जो है लोग रह रहे थे, ठीक है। देन दोस्तों अब बात करते हैं कि ये ब्लिट्जक्रिग, ये लाइटनिंग वार जो था बेसिकली ये कितने दिन चला, ऐसे क्या क्या नुकसान हुआ। तो बेसिकली दोस्तों इस ब्लिट्जक्रिग में क्या होता था कि एक साथ बहुत सारे प्लेन्स उड़ते थे, और जब ये शोर को पास करते थे ये सी को, और जैसे ही ब्रिटेन के एंट्रेंस पे होते थे ये, ठीक है, आउटर जो इनका डिफेंस सिस्टम था वहाँ पे, तो आउटर डिफेंस सिस्टम में ये बिल्कुल छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाते थे एक साथ, ठीक है। और ये डाइवर्ट करके किसी तरीके से ब्रिटेन के डिफेंस सिस्टम को काउंटर करके कुछ प्लेन्स अंदर घुस जाया करते थे, ठीक है। और वहाँ पे फिर ये बम्बिंग करते थे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि पूरा सिटी ऐसे आपको दिख रहा है कि धुआं धुआं हो गया है ना पूरा।
आप देख सकते हैं पूरी सिटी में धुआं धुआं है। इस तरीके से ये बम्बिंग करते थे और इनकी बम्बिंग इतनी खतरनाक होती थी दोस्तों ना कि एक दिन में कई बार ये आते थे और वापस चले जाते थे बम्बिंग करके। मतलब सोच सकते हैं कि आप 300 से 400 एयरक्राफ्ट एक साथ आते थे और वो क्रॉस करके बम्बिंग करके वापस ये चले जाते थे। अब ये सिचुएशन में क्या हुआ दोस्तों कि ब्रिटेन को बहुत बड़ा लॉस हुआ। ठीक है, आप अगर देखेंगे इसमें, इसको बैटल ऑफ ब्रिटेन भी बोलते हैं इस ड्यूरेशन को एक्चुअली, क्योंकि मेनली इसमें ब्रिटेन इन्वॉल्व था उस समय। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना भयंकर नुकसान हुआ है ना, जिसको मतलब आंकना मुश्किल था उस समय के हिसाब से। तो अभी आप इवेल्युएट करें तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों अराउंड 43,000 ये जो डेथ है ना, ये डेथ केवल इस ड्यूरेशन में हुई थी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इस ड्यूरेशन में केवल हुई थी। जो कि अगर टोटल ब्रिटेन की जो उस वर्ल्ड वार के टाइम में जो डेथ हुई थी उसकी आधी थी। तो आधी डेथ तो ब्रिटेन की यहीं पे हो गई थी, सिविलियंस की। ठीक है, लगभग ऐसा बोला पाया गया है कि हिस्ट्री में अराउंड मतलब एक बंदा, कम से कम 6 बंदों में एक बंदा जो है उस समय होमलेस हो गया था, जो लंदन का था। ठीक है, और लगभग 1.1 मिलियन, सोच रहे हैं 11 लाख अराउंड जो है घर इनके डैमेज हो गए थे। घर और मतलब उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उसमें हाउस भी है, उसमें स्कूल्स भी है, उसमें हॉस्पिटल्स भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये इतनी मैसिव स्केल पे डैमेज हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि जब इतना मैसिव स्केल पे डैमेज हुआ है, लोगों को गांव में शिफ्ट कर दिया गया है, क्या सिचुएशन, क्या मनोदशा रही होगी उस समय। और ये कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट इस तरीके की सिचुएशन 8 महीने तक चली है। अब आप देखिए कि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे, इवन इनके सैनिक भी डिमोरलाइज हो जाएंगे, उनके पास कुछ मतलब काउंटर करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हुआ दोस्तों कि ये बेसिकली ये कहते हैं कि एक चाल थी ये इसकी जर्मनी की, जो हिटलर इसी तरीके से एक्चुअली डिमोरलाइज करके, लोगों को डिमोरलाइज करके वो फोर्स करना चाह रहा था कि लोग जो है अपने ही गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर दें और उसको सरेंडर करने के लिए बोल दें। ठीक है, उसके लोग, उसके ही जो फोर्सेज हैं अपने गवर्नमेंट को बोलें कि आप सरेंडर कर दो, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो जब ये सिचुएशन आई दोस्तों, लिटरली ये सिचुएशन सही में आ गई थी कि लोग होपलेस हो गए थे, उनकी जो सेना था उनका मनोबल टूट चुका था। लेकिन दोस्तों इसी सिचुएशन में ही एक लीडर काम आता है। एक लीडर जो महान लीडर बनता है, ऐसे ही सिचुएशन में कुछ ऐसा कर जाता है जिसके लिए वो महान हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों ये विंस्टन चर्चिल जी आए और इन्होंने तभी बोला, या और मोटिवेट करने के लिए अपने लोगों को, कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका मतलब क्या है। और सोचिए कि इस सिचुएशन से लोग बाहर आए, इससे मोटिवेट हुए और वो फाइट बैक किए अगेन। और दोस्तों लकली क्या हुआ, आप देखिए कि भगवान भी सहायता करता है इसमें। तो लकली क्या हुआ, मई 11 की बात है, उस समय तक जो है एक्चुअली सोवियत यूनियन भी ईस्ट फ्रंट पे लड़ रहा था। मतलब जर्मनी ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश किया, बहुत ही बड़ी गलती कर दी सोवियत यूनियन को लाके। तो जब सोवियत यूनियन से लड़ना पड़ा तो इन्होंने अपना जो ब्लिट्जक्रिग स्ट्राइक था, जो स्ट्रेटजी थी, इसको कॉल ऑफ किया और इन्होंने सारी सेना को, ऑलमोस्ट पूरी सेना को जो इन्हें लेके चले गए सोवियत यूनियन के फ्रंट पे। ठीक है, तो फिर इससे जो है ब्रिटेन को राहत मिल गई। अल्टीमेटली ब्रिटेन ने फाइट बैक किया और ब्रिटेन भी फाइनली इस बार में जीता। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो ये कोट है, ये ऐसे सिचुएशन में बोली गई थी जो बिल्कुल सूट करता है उस समय के हिसाब से। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन केम आउट ऑफ दिस हेल लाइक सिचुएशन एंड ब्रिटेन वन द वॉर अलॉन्ग विद द एलीट पावर। एलीट पावर से मतलब है यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपके भी अगर लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आप होपलेस हो जाते हैं, बस इतना याद रखिए कि आपको बस जो भी कर सकते हैं, आपको बस उसको करते रहना है। जैसे एक और कोट है, उसको हम कभी बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है दोस्तों, कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चलिए, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आप रेंगिए, लेकिन आप कुछ न कुछ ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और
हमारे इस वीडियो के लिए एटलीस्ट कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मैं इस तरीके के आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के देता रहूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।